अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ शकील। नाज़रीन, जैसे कि आज आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिवीज़नल बेंच का फ़ैसला आया है और आसिफ अली ज़रदारी साबिक़ सदर, उनकी ज़मानत को मनसूख कर दिया गया है और उनको नैब रावलपिंडी ने गिरफ़्तार कर लिया है। नैब रावलपिंडी ने उनको गिरफ़्तार किया। किस किस केस में उनको गिरफ़्तारी हुई है, गिरफ़्तार हुए हैं, और उनके साथ फरियाल तालपुर भी नामज़द थी, उनको गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया, ये सब कुछ आज हम जानेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। इनसे गुफ्तगू करेंगे और इनसे जानेंगे कि इनके साथ आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ मज़ीद फ़र्दर क्या होगा, क्या कितनी सज़ा मिलेगी और कौन कौन से बड़े बड़े नाम सामने आएंगे। बिला तमहीद इनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, सबसे पहले आसिफ अली ज़रदारी साहब को गिरफ़्तार किया गया है, ये केस एक्चुअली है क्या, ये हमारे नाज़रीन को बताएं, फिर अगली बात बाद में करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आसिफ अली ज़रदारी ज़माना जानता है वो किस लेवल का करप्ट आदमी है, किस लेवल का कातिल है, किस लेवल का जराइम पेशा आदमी है। ये सारा ज़माना उसके बारे में मुझे बताने की मैं नहीं समझता। अब मैं केस पे आ जाता हूँ जिसमें उसमें गिरफ़्तारी हुई है। पाकिस्तान में जाली अकाउंट्स पकड़े गए जिनके ज़रिए पैसों की हेरफेर होती थी, मनी लॉन्ड्रिंग होती थी पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर, और पाकिस्तान में लाने के लिए नाजायज़ तरीके से जाली नामों से पैसे मुंतकिल होते थे, जिनके इंकशाफ के बाद सबका दौरे हुकूमत में ये केस चले। अब अल्टीमेटली इस गवर्नमेंट में आके नैब ने, जब नैब आज़ाद हुई, इंडिपेंडेंट नैब का चेयरमैन आया, तो उन्होंने इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की और शहादतें सफ़ा मिसल पर आने पर वारंट गिरफ़्तारी हुए, जिसमें मेन मुलज़म आसिफ ज़रदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर जो हैं, उनके ख़िलाफ़ मामला चलता रहा। और इसके अलावा 280 से लेके 300 के करीब लोग हैं जिनका नाम शामिल है, जो इस क्राइम में शामिल हैं, जो जाली अकाउंट्स बनाने और मनी लॉन्ड्रिंग करने में मुलव्वस हैं। बेल किसी जुर्म में उस वक्त करवाई जाती जब बंदे को यकीन हो जाता है मैंने कुछ ना कुछ किया है, लेकिन चूँकि वादा माफ़ गवाह और बाकी दस्तावेज़ात ऐसी सफ़ा मिसल पे आ चुकी हैं जिनसे इनका, दोनों मुलज़मान का इस क्राइम से शामिल होना, बल्कि उनके मेन मुलज़म होना साबित हो गया, इसलिए ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी जो एक रियायत है कानून में, वो दी गई। लेकिन आसिफ अली ज़रदारी और उनकी बहन अपनी बेगुनाही साबित ना कर सकी, इसलिए आज जो ज़मानत की रायत दी गई थी वो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, डिवीज़न बेंच ने वो वापस ले लिए। जब अगर इन पे ये इल्ज़ाम साबित हो जाता है, अभी तो इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, अब तो नैब तफ्तीश करेगी, इल्ज़ाम साबित हो जाता है तो इनको कितने साल की सज़ा होगी और क्या इसका आगे प्रोसीजर होगा? देखें, जहाँ तक तल्लक है, तफ्तीश का काम है इल्ज़ाम की फेवर में और उसके ख़िलाफ़ शहादतें इकट्ठी करना। आज तक जो शहादतें इकट्ठी, उसके मुताबिक ये दोनों मुलज़म पाए गए हैं और क्राइम में, इस जुर्म में शामिल पाए गए हैं, इसलिए उनकी ज़मानत खारिज हुई है। जहाँ तक तल्लक है बाद में कि उनके ख़िलाफ़ ट्रायल चलेगा, अदालत जो है, नैब कोर्ट जो है, इस केस को सुनेगी और अगर वो समझेगी तो 7 साल तक इनको सज़ा बहन भाइयों दोनों को हो सकती हैं। और इसके अलावा हर जुर्म में अलग-अलग सज़ा भी हो सकती है, क्योंकि एक से ज़्यादा क्राइम जो बनते हैं कमेटी ने किए हैं, उनकी इंडिपेंडेंट भी बाद अज़ शहादत अदालत जो है नैब की, वो उनको सज़ा दे सकती है। जैसे कि नाम तो दोनों बहन भाइयों का है। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब को तो गिरफ़्तार कर लिया गया, फरियाल तालपुर साहिबों को गिरफ़्तार नहीं किया गया। देखें, चूँकि ज़मानत जब बहस हुई, वहाँ पे आर्गूमेंट्स वकला के हुए, तो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए ऑर्डर के लिए केस रख दिया गया था। उसका फ़ायदा उठाते हुए आसिफ ज़रदारी और फरियाल तालपुर वहाँ दोनों डिसअपीयर हो गए वहाँ से। अब चूँकि जो सामने आया, ज़रदारी चूँकि सामने आ गया, फरियाल तालपुर गायब हो गई। जो सामने आया वो गिरफ़्तार हो गया और फरियाल तालपुर की गिरफ़्तारी लाजमी हो जाएगी, चूँकि कोई ऐसा कानून नहीं कि उसको मतलब गिरफ़्तारी ना की जाए। हर हाल वो गिरफ़्तार हो जाए। 2 दिन में, 4 दिन में मुलज़म कहाँ तक जाएगा, अल्टीमेटली उसने गिरफ़्तार होना है। इस केस के बारे में थोड़ी सी तफसील हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये केस की बेसिकली जो बेस है वो बनी कैसे और कितना करप्शन हुई, कितने की मनी लॉन्ड्रिंग हुई। देखें, ये जो जहाँ तक पैमाना है करप्शन का,
करप्शन के बादशाह लोग जो हैं, बादशाह गर जो हैं, उनका पैमाना तो पैमाइश नहीं की जा सकती। एक फ़िगर है, वो भी कई 100 अरब है जो फ्लोटिंग हो रही है, 400 साढ़े 400 अरब रुपया है। वो एक फ़िगर है जो अभी आ रही है। इसके अलावा भी जो जैसे जैसे तफ्तीश होगी, बाकी जो फ़िगर भी वो आती जाएंगी, और कहाँ पर जाके रुकेगी ये अनलिमिटेड है। उसके बारे में हम फाइनली कुछ नहीं कह सकते। वो तो कह रहे हैं कि सिर्फ एक 1.5 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है, वो भी जरदारी ग्रुप में। देखें, ये एक डिफेंस लिया, जैसे नवाज शरीफ लोगों ने लिया था कि जी हमें पनामा में नहीं तो फलां में सज़ा दे दी गई। ये मसला ये नहीं है। 1.5 करोड़ रुपया तो सिर्फ वो है जो अकाउंट से मुख्तलिफ बिलों की मद में पे हुए। ये नहीं कि बाकी रकम उनको मुंतकिल नहीं हुई या उनमें वो शामिल नहीं थे या उनके जाली अकाउंट्स में वो शामिल नहीं थे। मेन मुहर्रकात ही यही हैं, यही मुल्ज़मान हैं। 1.5 करोड़ तो सिर्फ बिलों की अदायगी की रकमें हैं। वो एक डिफेंस ले रहे हैं अवाम में मर्सी लेने के लिए, अवाम की हमदर्दी हासिल करने के लिए, अदरवाइज़ ऐसा नहीं है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि जैसे कि आसिफ जरदारी साहब तो चले गए आज अंदर, नैब ने उनको अरेस्ट कर लिया, अब आगे बिलावल, आसफ़ा, ये कहानी चलती रहेगी या रुक जाएगी? देखें, नैब का कानून ऐसा है जो बेनिफिशरीज़ को पकड़ता है। किसी भी जुर्म का, फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट का जितना भी ऐसा मामला होता है, उसमें जो बेनिफिशरी होते हैं वो सारे शामिल होते हैं। अगर बिलावल के ख़िलाफ़ साबित होता है कि उसने इससे बेनिफिट लिया तो वो भी अरेस्ट होगा। आसफ़ा का होता है, बख्तावर का होता है, जिसका नाम बतौर बेनिफिशरी उसमें साबित होता जाएगा, एविडेंस उनके ख़िलाफ़ सफ़ा मिसल पे आती जाएगी, नैब उसको गिरफ़्तार कर सकती है। इसमें कोई लिमिट नहीं है। ये ऐसा क्राइम है जाली अकाउंट्स का, बोगस अकाउंट्स का, मनी लॉन्ड्रिंग का, जो अनलिमिटेड है। इन्होंने बहुत सारे बंदे अपने इस्तेमाल किए, ख़ास बंदे भी और जो दूर के थे और खुफिया बंदे भी। लिहाजा जो बंदा कनेक्ट होता जाएगा वो गिरफ़्तार होता जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग एक्चुअली इन्होंने जो जितनी भी की है, इसका कौन सा क्राइटेरिया इन्होंने इस्तेमाल किया होगा? देखें, मनी लॉन्ड्रिंग में आवाम को बताना चाहूँगा मनी लॉन्ड्रिंग है क्या। मनी लॉन्ड्रिंग का जो लॉ है, यानी जो वो कानून के जो अमाउंट हमारी मुल्क से बाहर जा सकती है और वापस आ सकती है, या बाहर वाले हमें भेज सकते हैं, अगर वो कानून के तकाजे पूरे करते हुए थ्रू द प्रॉपर चैनल, थ्रू द बैंक्स, अगर वो रकम पाकिस्तान में आती है या पाकिस्तान से बाहर जाती है, तो वो उस पर गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। आवाम के लिए वो अवाम रकम जो है उसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। अल्टीमेटली टैक्स कलेक्शन का फ़ायदा जो आवाम को होता है। लेकिन अगर उस लॉ को वायलेट करते हुए, बग़ैर अंदराज के, बग़ैर टैक्स पे किए हुए, बग़ैर रेगुलराइज़ किए हुए अगर रकम बाहर जाती है या पाकिस्तान में आती है, तो उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, जो इलीगल तरीके से होती है। इसमें सबसे पहला नुकसान तो स्टेट को ये होता है कि ये रकम किसी काउंट में नहीं शो होती, इस पर टैक्स नहीं कटौती होती, रेगुलराइज नहीं होती, ये गिनती में नहीं आती, ये जाली बंदों के नाम से होती है और उस पर बेनिफिट लिया जाता है और वो रकम लाई और ले जाई जाती। लाना और ले जाना और इलीगल तरीके से ले जाना और लाना मनी लॉन्ड्रिंग है। आखिर में मुझे सिर्फ आप अपना कानूनी नुक्ता नज़र बताएं कि आपके ख्याल से आगे क्या होने वाला है? देखिए, कानूनी तौर पर इसकी बहन भी गिरफ़्तार होगी और जो बंदे 280 से लेकर 300 के करीब हैं, जो गुनाहगार पाता जाएगा वो सारे गिरफ़्तार होंगे। इसके अलावा जिन लोगों ने फैसिलिटेट किया जुर्म को कमिट करने के लिए, जाली अकाउंट्स, वो सारे अकाउंट्स बनाने के लिए, वो सारे गिरफ़्तार होंगे। फिर इनका ट्रायल चलेगा और अल्टीमेटली इनको सज़ा होनी है। इसका मतलब तब्दीली आ रही है। इसका मतलब ये है कि मैं कहूँगा कि ये तब्दीली ना कहें, बल्कि आवाम के राइट्स को जो तड़प रही है आवाम, उसकी वापसी का कुछ ना कुछ मरहम है ये। शुक्रिया सर, हमने आपको कानूनी पेचीदगियाँ सारी बताई। जो आसिफ अली जरदारी साहब को आज गिरफ़्तार किया गया, उनको सज़ा जो है वो तकरीबन 7 साल की होगी और फरियाल तालपुर को भी चंद दिनों में गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। मज़ीद 280 नाम जो हैं वो अनकरीब सामने आएंगे। इस सब की तफ्तीश जब होगी, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।